हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में। ठीक है, तो और उम्मीद है आप लोगों ने पिछली वीडियो देख ली है जहां पे मैंने ये कंसेप्ट करवाया था कि एमपीसी और हमारा एपीसी क्या होता है, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या फर्क होता है, क्या सिमिलरिटीज होती हैं, वो सब डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ सेविंग के ऊपर बात करेंगे, है ना। हमने देखा था कि भाई जो हमारा इनकम है उसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, कंजप्शन जिसकी बात मैं प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूं, दूसरा है सेविंग जो हम आज बात करेंगे। और सेविंग के ऊपर आते हैं हमारे दो कंसेप्ट, एमपीएस और एपीएस। एमपीएस यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसका मतलब ये है कि जब हमारी इनकम में चेंज आता है तो सेविंग में किस रेट पे चेंज आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एमपीएस बोल के चलते हैं। और जो हमारा एपीएस है उसका मतलब क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि हम जो है ये मतलब ये रेशियो दिखाता है सेविंग के बीच में और इनकम के बीच में, यानी कि हम अपनी इनकम का कितना परसेंट सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ, वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो ये हमारा बेसिक सा डिफरेंस था एमपीएस और एपीएस के बीच में। अब हम थोड़ा सा डीप में समझेंगे कि क्या होता है एमपीएस, क्या होता है एपीएस। ठीक है, इसके ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे, हर एक चीज को समझेंगे काफी अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे देखो, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि दो चीजें हैं। एक हमारे पास एमपीएस है जिसको हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बोलते हैं, दूसरा एपीएस है जिसको हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बोलते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग कैन बी डिस्क्राइब बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो जो रिलेशन है किसके बीच में, इनकम के बीच में और सेविंग के बीच में, वो हम डिस्क्राइब करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के हिसाब से। मतलब दो चीजें हम की हेल्प लेते हैं, एक तो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है। और दोनों ही जो है वो हमारे सेविंग का कंपोनेंट है और सेविंग किसका कंपोनेंट है, इनकम का। जैसे हमने बात करी थी कंजप्शन में कि कंजप्शन में भी इनकम के हिसाब से चेंज आता है, ऐसे ही सेविंग में भी इनकम के हिसाब से चेंज आता है। अब यहां पे देखो, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला। उससे पहले मैं उतार रहा ना, फिर डिस्कस करेंगे इस आगे का टॉपिक। ठीक है, एक मिनट वेट करते हैं। चलो फिर हम डिस्कस करते हैं आगे का टॉपिक। अगले टॉपिक में क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या है कि ये रेशियो होता है किसके बीच में, इनकम के बीच में और सेविंग के बीच में। तो इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, ये वो पोर्शन है डिस्पोजेबल इनकम का। अब कई बार भाई डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, भाई डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है इनकम माइनस टैक्स, यानी कि वो इनकम जो हम डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करने में खर्च कर सकते हैं, यानी कि वाईडी को बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, और ये होता है इनकम माइनस टैक्स। तो ये चीज है यहाँ पे। तो इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम दैट इज नॉट कंज्यूम और इट इज सेव, जो हमने कंज्यूम नहीं करी, जो हमने खर्च नहीं करी, जो हमने बचा लिया, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो एपीएस का फॉर्मूला क्या आया, एस अपॉन वाई। तो एपीएस क्या है हमारा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सॉरी कंज्यूम लिखते हैं यहाँ पे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। और एस क्या है हमारे पास यहाँ पे, सेविंग। वाई क्या है हमारे पास यहाँ पे, इनकम। अब क्या आता है हमारे पास, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वेरीज विद इनकम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आल्सो वेरीज विद इनकम। अच्छा एक मिनट, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वेरीज विद इनकम, इसका मतलब जैसे जैसे इनकम चेंज होगी सेविंग भी चेंज होती है। हमने एक चीज समझी क्या, कि जैसे जैसे हम, ठीक है, इनकम को चेंज करते हैं वैसे हमारा कंजप्शन भी चेंज होता है और हमारा सेविंग भी चेंज होता है। यानी कि इनकम के दो कंपोनेंट्स हैं, कंजप्शन जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो भी चेंज होती है इनकम के हिसाब से। अगर इनकम बढ़ रही है कंजप्शन बढ़ेगा, इनकम कम हो रही है कंजप्शन कम हो जाएगा। सेम ऐसे ही सेविंग में भी है, सेविंग और इनकम के बीच में भी है तो पॉजिटिव रिलेशन। इनकम बढ़ता है तो सेविंग भी बढ़ती है, इनकम कम होता है सेविंग भी कम हो जाती है। और ये जो समझना कि कंजप्शन और सेविंग में क्या रिलेशन है, कंजप्शन और सेविंग में क्या है, नेगेटिव रिलेशन। क्यों, अगर कंजप्शन बढ़ाया सेविंग फटाक से नीचे आ जाएगी, और अगर कंजप्शन कम कर दिया सेविंग ऊपर चली जाएगी। ये चीज होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वेरीज विद इनकम, इसका मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आल्सो वेरीज विद इनकम। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आल्सो इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन इनकम लेवल। तो जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ता है तो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दोनों ही इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप लोग,
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक टेबुलर फॉर्म है, ठीक। इसको बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें सोल्व करना पड़ेगा, फिर मैं ये सब इरेज कर दूंगा, फिर डिस्कस करेंगे टेबल बनाई कैसे है मैंने। अब यहाँ पे देखो, तो इन द गिवन फिगर, हम इस गिवन फिगर की बात करें अगर, तो सेविंग कर्व इज ड्रॉन इन द बॉटम पैनल। तो सेविंग कर्व हमारा कहां बना हुआ है, नीचे बनाया हुआ है हमने बॉटम पैनल। इट शोज द गैप बिटवीन कंजप्शन कर्व एंड इनकम कर्व, और ये दिखाता है कि कंजप्शन कर्व और इनकम कर्व में कितना गैप है, यानी कि कंजप्शन और इनकम में क्या गैप है। क्योंकि सिंपल सी बात है, कंजप्शन और इनकम के गैप को हम क्या बोलते हैं, सेविंग बोलते हैं ना भाई। सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग का फॉर्मूला यही तो होता है, इनकम माइनस में कंजप्शन। तो जितना ज्यादा इनकम और कंजप्शन में गैप होगा, सेविंग भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना कम इनकम और कंजप्शन में गैप होगा, सेविंग उतनी ही कम होगी। तो ये गैप दिखाता है अप टू द इनकम लेवल वाई नोट। अगर हम वाई नोट लेवल तक बात करें, द कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम। तो कंजप्शन क्या था हमारा, ग्रेटर देन था किससे, इनकम से। मतलब जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, डिस सेविंग। और क्योंकि जब कंजप्शन जो है वो इनकम से फालतू होगी, यानी कि इनकम कम है, कंजप्शन ज्यादा है, तो हम सेव नहीं कर रहे, उल्टा अपने सेविंग किए हुए पैसों को खर्च कर रहे हैं। up to income y not the consumption is greater than income, therefore there is dis saving। तो dis saving है beyond income level y not। अगर y not के बाद की बात करें, income exceed consumption, इनकम जो है कंजप्शन क्या होती है, फालतू होती है, देयर इज सेविंग। तो क्या होती है हमारे पास यहाँ पे सेविंग होती है। जैसे कि अब ये आएगा हमारा ये वाला पॉइंट, इसके बाद वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो पॉइंट है उस हमारा क्या होगा, इनकम क्या है हमारी ज्यादा, इनकम ज्यादा होने की वजह से कंजप्शन जो है हमने कम कर ली, ठीक है, और इनकम ज्यादा है तो सेविंग क्या होने हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। इससे देखो यहाँ पे अगर मैं इस ग्राफ को दिखाऊं, इस पॉइंट तक देखो, इस पॉइंट तक, इसी को मान लेते हैं यहाँ पे वाई नॉट। इस पॉइंट तक देखो, यहाँ पे सेविंग नेगेटिव में चल रही थी, यहाँ पे सेविंग जीरो हुई, और सेविंग जीरो होने का मतलब पता है क्या है, कि जितनी इनकम है उतना ही क्या है, कंजप्शन है। देखो ये रहा, जितनी इनकम है उतना ही क्या है, कंजप्शन है। तो हमारी सेविंग क्या हुई, जीरो। अब सेविंग बढ़ने लग गई, सेविंग बढ़ने क्यों लग गई, क्योंकि देखो ये जो पॉइंट है, इनकम ऊपर है, कंजप्शन क्या है, नीचे है, यानी कंजप्शन हम कर रहे हैं यहाँ पे, इनकम हमारी यहाँ पे है। तो भाई अब इनकम के बढ़ने की वजह से तो जो पार्ट बन रहा है वो क्या है, सेविंग का, सेविंग तो बढ़ रहा है यहाँ पे, देखो डेल्टा एस, सेविंग में चेंज, तो वो चीज थी। तो उम्मीद है वो ग्राफ तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ग्राफ में कैसे हम चीजों को सोल्व कर रहे हैं। तो दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहाँ पे सेविंग नेगेटिव इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे इनकम नीचे, कंजप्शन ऊपर कर रहे हैं। ये हम कंजप्शन यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि इनकम तो जीरो हो सकती है पर कंजप्शन कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए हम इस कंजप्शन को क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन। याद होगा आप लोगों को, क्योंकि ऑटोनोमस कंजप्शन वो कंजप्शन होती है जो हम जीरो लेवल इनकम पे भी खर्च कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे तो देखो ये बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये इनकम बढ़ रही है। यहाँ पे हमारा जो है कंजप्शन ज्यादा, इनकम कम, यहाँ पे कंजप्शन और इनकम बराबर इस पॉइंट पे, इसलिए यहाँ पे सेविंग क्या हो गई, जीरो हो गई। और इस वाले पॉइंट पे क्या हो गया, इस वाले पॉइंट पे कंजप्शन इनकम से छोटा, इनकम से कम, तो यहाँ पे सेविंग चालू हो जाती है। ये था हमारा ग्राफ का फुल एक्सप्लेनेशन। तो बियॉन्ड इनकम लेवल वाई नोट, इनकम एक्सीड द कंजप्शन, इनकम कंजप्शन से ज्यादा हो गया, दैट इज देयर इज सेविंग। इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे सेविंग होनी शुरू हो चुकी है, लोगों ने पैसा बचाना शुरू कर दिया है। अब आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या दिखाता है, इट रिप्रेजेंट हाउ मच ऑफ द एडिशनल डिस्पोजेबल इनकम इज यूज्ड फॉर सेविंग। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हम जो है अपनी डिस्पोजेबल इनकम का कितना पैसा बचा रहे हैं। मतलब हमारी इनकम में चेंज तो आ रहा है पर उस इनकम में चेंज आने की वजह से हम सेविंग किस रेट पे कर रहे हैं, यानी कि पैसा बचा किस रेट से रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। देयरफॉर इट इज द चेंज इन सेविंग विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम लेवल। इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये चेंज इन सेविंग है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम लेवल। तो अगर मैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन वाई, क्योंकि डेल्टा दिखाता है चेंज को, तो डेल्टा एस चेंज इन सेविंग, डेल्टा वाई चेंज इन इनकम। फॉर एग्जांपल इफ द डिस्पोजेबल इंक्रीजेस फ्रॉम रुपीज 15,000 टू 17,500, अगर डिस्पोजेबल या फिर इनकम लगा लेना, डिस्पोजेबल इनकम, अगर डिस्पोजेबल इनकम जो है वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज कर जाती है, कितनी, 15,000 से 17,500 तक, एंड दिस लीड टू एन इंक्रीज इन सेविंग, जिससे क्या होगा, सेविंग बढ़ेगी, सेविंग लेवल इंक्रीज होगा बाय 1000 और सेविंग 1000 से बढ़ गई। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव यानी कि एमपीएस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई तो होता है। चेंज इन सेविंग कितना है, चेंज इन सेविंग खुद ही रखा है कि भाई सेविंग में चेंज जो है 1000 रुपए का आया है, इनकम का जब 15,000 से 17,500 हो गई, बढ़ गए, तो डेल्टा से ना गया 1000
और डेल्टा वाई कितना है, इनकम में चेंज कितना है। देखो इनकम में चेंज कैसे निकालेंगे, पहले इनकम कितनी थी 15,000, अब इनकम कितनी है 17,500, चेंज कितने का आया 2,500 का। भाई चेंज हमेशा कैसे निकालते हैं, हमेशा तो भी नई चीज है उसमें से पुरानी चीज को माइनस कर दो, 300 में चाहिए निकलता है। अगर मान लो किसी की इनकम पहले 1 लाख थी, अब इनकम 2 लाख हो गई, चीज कितने का आया 1 लाख ही तो आया, 2 लाख में से 1 लाख माइनस कर दिए। वही सेम चीज यहाँ पे है, 17,500 में से 15,000 का कितना बच गया 2,500 बच गया। अब इन दो जीरो से 0 कटेगी, 5 से काट लो, 10 आएगा 2 पे, 25 आएगा 5 पे, 2/5 यानी कि 0.4, क्योंकि अब 5 काट 2 तो आएगा नहीं, 0 लूंगा तो पॉइंट लेगा 0 पॉइंट, और 20 आएगा 4 पे 0.4 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आया है। अब हम समझते हैं अपने इस टेबुलर को, मतलब इस टेबल को, टेबुलर मेथड को, ये कैसे इनकम कंजप्शन सेविंग का आपस में ज्यादा रिलेशन होता है। और ये तो काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, और उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई है। नहीं आई है वीडियो दोबारा देखिए ना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। पहले यहाँ तक जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से। अगली वीडियो में नहीं मिलेंगे, रुक जाओ, अभी टेबल समझाऊंगा, पर मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, पर इसको जो उतारना है यहाँ से उतार लो, उसका मैं इरेज कर देता हूँ। चलो अब डिस्कस करते हैं आगे। तो अभी देखो ये हमारे पास क्या है, इनकम क्या है, लगातार फिर से राइज कर रही है, वो भी 500 रुपए से, 0 से 500, 500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500। तो इस तरीके से हमारी इनकम जो है लगातार राइज कर रही है, वो भी सेम रेट से, कांस्टेंट रेट से 500 रुपए से हाई बढ़ रही है। ठीक है, फिर कंजप्शन पहले 300 600 हुआ, 850, फिर 1000, 1140, 1250। और कंजप्शन चेंज कैसे आ रहा है, यहाँ पे चेंज हुआ सिर्फ 300 रुपए का, यहाँ पे चेंज हुआ 250 रुपए से बढ़ गया, यहाँ पे चेंज हुआ 150 रुपए से, यहाँ पे चेंज हुआ कितने से 140, यहाँ पे चेंज हुआ 110 रुपए से। यानी कि इनकम तो सेम रेट से बढ़ रहा है, लेकिन कंजप्शन बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से। कंजप्शन जो है वो घटते हुए रेट से बढ़ रहा है। 300 से 600 हुआ, 600 से 850, 850 से 1000, फिर 1140, फिर 1250, यानी कि डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। अगर मैं सेविंग निकालूं तो सेविंग क्या होगा वो समझते हैं। तो यहाँ पे देखो इनकम 0, खर्चा 300, सेविंग कितना आया यहाँ पे -300। क्यों, क्योंकि भाई 300 रुपए तुम खर्च कर रहे हो, कहां से आए होंगे, तो तुमने पहले सेव कर रखे थे, है ना, तो हम क्या बोलते हैं डिस सेविंग, -300। अब देखो अब इनकम कितनी है 500, खर्चा कितना कर रहे हो अभी भी आप 600 रुपए, तो कितना आएगा इनकम माइनस कंजप्शन क्या होता है सेविंग। तो 500 में 600 कितना बच गया -100। क्यों, क्योंकि छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है, तो 500 में से गई 600, कितना बच गया -100। और यू भी सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम माइनस कंजप्शन। ऐसे ऊपर 0 में से क्या 300, कितना आया -300। क्यों, क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही थी। फिर अब इनकम हो गई 500 से 1000, पर खर्चा कितना है 850। 1000 में से 850 कितना बच गया 150 रुपए, यानी कि अब की बार 150 रुपए हम सेव करने लग गए, यानी कि इनकम बढ़ चुकी है, कंजप्शन उससे कम है। यहां तक अगर बात करोगे इन दोनों स्टेप्स में, इन दोनों स्टेप में जो है इनकम कम है, कंजप्शन ज्यादा है। उसके बाद इनकम हमारी क्या हो गई, बढ़ गई, कंजप्शन हमने उससे कम कर दिया, तो इसलिए सेविंग होनी शुरू हो गई 150 रुपए। अब इनकम देखो 1500, खर्चा 1000, 500 रुपए बच गए। इनकम 2000, खर्चा। चलो एक बार देखते हैं इस वीडियो का आखिरी पार्ट। ठीक है, बीच में माइक ऑफ हो गया था, इसकी वजह से रीशूट करना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो टेबल देखनी थी हमें। इस टेबल में हो क्या रहा है, हमने देखा ये इनकम का लेवल है, इनकम का लेवल में जो चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट लेवल पे आ रहा है, यानी कि हर बार इनकम जो है 500 रुपए से बढ़ रही है, जो मैंने देखा भी था। कंजप्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन कंजप्शन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, एक रैशनल कंज्यूमर की, वो कंजप्शन पे कम ध्यान देता है, सेविंग करने पे ज्यादा ध्यान देता है, ताकि वो सेविंग करे पैसा, फिर उसे इन्वेस्ट करे और मल्टीप्लाई कर पाए इस चीज के लिए। ठीक है, फिर यहाँ से अगर सेविंग निकलेगी तो सेविंग कैसे होगी, इनकम माइनस कंजप्शन सेविंग होती है। तो 0 में से गई 300, छोटी में से बड़ी वाली घट रही है, -300 आ गया। सेम ऐसे 500 में से गया 600, -100 आ गया। 1000 में से गया 850, कितना आया 150 आया। क्यों, क्योंकि अब तो जो है कंजप्शन कम हो गई है, इनकम ज्यादा है। 1500 में से गए 1000, 500 आ गया। 2000 में से गए 1140, 860 आ गया। और 2500 में से गए 1250, कितना बच गया 1250 बच गया। अब मेन चीज ये थी कि एपीएस और एमपीएस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हमें पता है जो एपीएस है वो क्या है, रेशियो बिटवीन कंजप्शन एंड सेविंग। तो एपीएस कितना है हमारे पास यहाँ पे C/Y, एपीएस का फॉर्मूला। और अगर मैं एपीएस के अलावा बात करूं किसकी, एमपीएस की, तो एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ΔC/ΔY। सॉरी, अरे यार, एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है S/Y, हाँ, और ये होगा ΔS/ΔY। ठीक है, तो छोटी सी गलती हो गई थी, ये थोड़ा सा ना फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ अब, क्योंकि वीडियो बनने के बाद जब रीशूट करना पड़ता है ना, ये माइक वाइक ऑफ होने की वजह से ये चीज होती है। तो एपीएस क्या है, S/Y, यानी कि सेविंग अपॉन इनकम। और एमपीएस क्या है, ΔS/ΔY, यानी कि चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, है ना। तो एपीएस है, S/Y है, तो यानी कि सेविंग अपॉन इनकम। तो अगर मैं पहले केस में देखूं तो एपीएस है वो कितना है, एपीएस कितना है यहाँ पे, हम अगर हम एपीएस निकालने जाएंगे पहले केस में, तो कंजप्शन है कितना, चलो छोड़ो, सेविंग कितनी है -300,
इनकम कितनी है 0, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। सेम ऐसे ही वो भी, तो पहले केस में कुछ भी नहीं आएगा। दूसरे केस की बात करूं, दूसरे केस में जो हमारा सेविंग है वो कितना है -100। फॉर्मूला सेम रहेगा हमारा एस अपॉन वाई, -100। और इनकम कितनी है, इनकम है 500 रुपए। अब इनकम 500 है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। नीचे कितना है 1/5 है ये। अब देखो 5 के पार्ट में 1 तो आता नहीं है, तो 0 लूंगा तो 10 बनेगा, 0 लूंगा तो पॉइंट लगेगा। 10 कितने पे आएगा, 5 पार्ट में 2 पे, तो 0.2 माइनस का 0.2 हमारे पास क्या आ गया इस केस में हमारा एपीएस। देखो -0.2। एमपीएस की बात करूंगा तो देखो हमें निकालना क्या पड़ेगा, चेंज इन सेविंग। सेविंग में किस रेट पे चेंज हुआ, तो -300 से 100 होगा, यानी कि सेविंग में चेंज आया 200 का, तो -200। तो -200 और इनकम में कितना चेंज आया था 500 से, क्योंकि इनकम में चेंज कांस्टेंट है। हर बार इनकम जो सेम लेवल यानी कि 500 से इंक्रीज कर रही है, तो हमें कितना आएगा 500 आएगा। इससे कट गया 5 से करूंगा डिवाइड, तो 0.20 में 4 पे -0.4, क्योंकि 5 के पहाड़े में 2 नहीं आता है, 0 लिया है तो पॉइंट लगाया है, और 5 के पहाड़े में 20 आता है 4 पे, तो माइनस का 0.4 ये आ गया। तो ये आया हमारा माइनस का 0.4, तो हो गया हमारा सेकंड केस। अगर मैं बात करूं थर्ड केस की, फिर से एपीएस निकालना है एस अपॉन वाई, क्योंकि एपीएस क्या होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कि होता है रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम। तो सेविंग देखो कितना है, सेविंग है इस केस में 150, थर्ड केस में सेविंग है 150 और इनकम है 1000। तो इससे कट गया, नीचे 1 के बाद 2 डिजिट है, तो ऊपर पॉइंट के बाद पक्का 2 डिजिट रही होंगी, तब ये नीचे 1 के बाद 2 जीरो आई है, तो 0.15, तो ये आ गया हमारा 0.15। अगर हम एमपीएस निकालेंगे थर्ड केस का, तो एमपीएस का फॉर्मूला फिर से वही डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो चेंज इन सेविंग देखो कितना है, चेंज इन सेविंग है इस वाले केस में, थर्ड केस में इनकम जो है सेविंग चेंज आई है वो आई है, देखो -100 से 150 पहुंच गई, पहले नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई, चेंज आया 250 का, क्योंकि भाई पहले -100 थी ना, पहले -100 का मतलब क्या है, पहले हम सेविंग में से 100 रुपए खर्च कर रहे थे, अब हम 150 बचा रहे हैं, यानी कि अब हम 250 का फर्क ला दिया हमने, तो 250 यहाँ पे आ गया डेल्टा एस। इनकम में चेंज सबको पता ही है, फिक्स है 500 रुपए, 0 से 0 कट गया, 5 से 25 गया 5 पे, क्या आया 5/10, 5/10 यानी कि 5 10 के 2 पे 1/2, 1/2 यानी कि 0.5 है ना। बचपन में सीखा था आप लोगों ने कि पॉइंटों में डिवाइड कैसे करते हैं, 0.5 आ गया एमपीएस। फिर हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, और अगला पॉइंट क्या है कि हम फोर्थ केस में एस अपॉन वाई ऐसे निकालेंगे, एस अपॉन वाई यानी कि सेविंग अपॉन इनकम। सेविंग अपॉन अगर मैं इनकम की बात करूं इस केस में, तो इस केस में सेविंग कितनी है, सेविंग है 500 है ना, सेविंग है 500 और इनकम है हमारे पास कितनी है इस केस में, 500 वाले केस में 1500 हमारी क्या है इनकम, ठीक है। 00 कट गया, 5 से 15 गया 3 पे 1/3 और यानी कि 0.33, तो देखो 0.33 आ गया। अगर हम बात करूं किसकी, एमपीएस की, डेल्टा एस, चेंज इन सेविंग कितना है, चेंज इन सेविंग है अब कितना हो गया, पहले 250 चेंज हुआ था, अब चेंज हुआ है कितने का, 150 से 500 हो गया, 350 का, 350 का चेंज आया, 350 का चेंज कितने पे आया हुआ ये चेंज, यह चेंज 500 पे, क्योंकि इनकम जो है हर बार 500 रुपए चेंज हो रही है। 0 कट गया, 5 के पहाड़े 35 कितने पे आएगा 7 पे, नीचे भी 1 जीरो बाकी है, 1 जीरो होने का मतलब क्या है कि पॉइंट के ऊपर क्या होगी, एक डिजिट रही होगी, यानी कि 0.7, तो देखो 0.7 आ गया। अब फोर्थ केस में जब बात करेंगे तो देखो इनकम जो है 2000 है और सेविंग कितनी है 860, तो 860 क्योंकि हम एपीएस निकाल रहे हैं, एपीएस यानी कि एस अपॉन वाई, सेविंग हमारे पास 860 है, इनकम हमारी कितनी हो चुकी है 2000, 0 से 0 कट गया, 2 से गया 86, 8 आएगा 4 पे, 6 आएगा 3 पे, 43/100 और नीचे 1 के बाद 2 जीरो होने का फिर से कोई मतलब है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट रही होगी ऊपर, तभी नीचे 2 जीरो आया, तो 0.43। मतलब सीधी सी बात यह है कि नीचे 1 के बाद जितनी जीरो हो ना, ऊपर पीछे से उतना अक्षर छोड़ा करो, पॉइंट लगा दिया करो। जब 2 जीरो थी मैंने पीछे से 2 अक्षर छोड़े, पॉइंट लगा दिया, 0.43 हमारा आंसर आ गया, ये 0.43। अब हमें क्या निकालना है, एमपीएस है ना, एमपीएस के लिए डेल्टा वाई चाहिए, वाई नहीं डेल्टा एस भी चाहिए, तो एस में चेंज कितना आया है, सेविंग में चेंज आया है 500 से 860, कितना हो गया 360, 360 का चेंज आया सेविंग में। देखो पहले सेविंग 350 से बढ़ी थी, सबसे पहले 250 से, फिर 350 से, फिर 360 से, तो देख रहे हो सेविंग जो है लगातार इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। तो यही चीज थी, कंजप्शन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, सेविंग इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, क्योंकि इनकम बढ़ते ही कंज्यूमर जो है वो थोड़ा सा हो जाता है लालची, वो सोचता है कि कंजप्शन आज कम कर लेता हूँ, सेविंग कर लेता हूँ, सेविंग करूंगा फिर इन्वेस्टमेंट करूंगा, फिर उसे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उसे खर्च करूंगा, बड़ा मजा आएगा, है ना, वो यूं सोचता है। तो इस चीज के चक्कर में ये हो रहा है ना। तो ये कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 360। अब 360 जो है, अब इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा इनकम लेवल से, तो इनकम लेवल जो है, इनकम जैसे 500 रुपए का तो फिक्स ही है, इनकम में चेंज कितना आया 500 का, 0 कट गया,
5 से काटूंगा 35 आएगा 7 पे, 5 के पहाड़े में एक रहेगा, 0 लूंगा, पॉइंट लगेगा 7.2, नीचे भी एक 0 बाकी है, और एक के बाद 0 का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद पॉइंट को थोड़ा सा एक कदम इस तरफ कर दूंगा, तो 0.72, तो ये आ गया हमारे पास ये रहा। तो इस तरीके से आप जो है अगले केस के भी एपीएस एमपीएस कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने कर दिया कैलकुलेट। हमने एक चीज यहाँ पे बस ये देखी कि बढ़ दोनों रहे हैं, एपीएस भी लगातार बढ़ रहा है, मतलब जैसे जैसे इनकम चेंज हो रही है, इनकम चेंज होने के साथ साथ जो कंज्यूमर है वो खर्चे पे कम ध्यान देके सेविंग पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, ठीक है। और ये चीज यहाँ पे क्या हो रही है कि बढ़ यहाँ पे हमारी एपीएस भी रहा है, बढ़ यहाँ पे हमारा एमपीएस भी रहा है, पर एमपीएस की रफ्तार क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है, यानी कि एमपीएस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, और एपीएस थोड़ा सा कम तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये है एमपीएस। और स्टार्टिंग में दोनों नेगेटिव थे, स्टार्टिंग में दोनों नेगेटिव इसलिए थे क्योंकि स्टार्टिंग में जो एक कंज्यूमर है, ठीक है, वो अपनी कंजप्शन मतलब कंटिन्यू करने के लिए अपने सेविंग को खर्च करता है, क्यों, क्योंकि उसकी इनकम जीरो होती है। तो इस वाले दोनों केसेस में उसकी इनकम क्या है, कम है उसके खर्चे से, है ना। यहाँ पे 0 रुपए इनकम है पर खर्च 300 रुपए कर रहा है, तो ये माइनस, ये 300 क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन, यही है -300 ऑटोनोमस कंजप्शन। क्यों, क्योंकि 0 लेवल इनकम पे भी हम खर्च करना बंद नहीं कर सकते, हमारे बेसिक खर्चे जारी रहेंगे, जिसकी वजह से हम 0 लेवल भी कंज्यूम कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। फिर इनकम बढ़ी, फिर भी जो हम कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं अपनी इनकम से, यानी कि इस वाले केस में मैं सेविंग का 300 रुपए खर्च कर रहा हूँ, इसलिए -300 चला गया सेविंग। इस वाले केस में सेविंग का 100 रुपए खर्च कर रहा हूँ, तो -100 चला गया सेविंग। फिर सेविंग होनी क्या हो गई, वापस शुरू हो गई, जैसे जैसे इनकम राइज करने लग गई। तो ये तरीका होता है हमारा करने का क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी बच जाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखता हूँ तो माइक बंद नहीं हुआ ना, हाँ अब चालू है, प्लस बैटरी डाउन हो गई इसकी, सुबह से वीडियो शूट हो रही है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। और वीडियो को उन बच्चों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना जिन बच्चों का एग्जाम हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं रहा हूँ बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, अब जिसको जो उतारना उतार सकता है।